हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीदी बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी के पीजी के टॉपिक हम कर रहे थे, जिनमें से हमने बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काफी टॉपिक्स कर लिए थे। मेरे पास अभी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम टूल्स एंड टेक्निक्स वाला टॉपिक है वो पहले करा दो, तो जो टॉपिक उसमें से एक दो बच रहे हैं वो भी साथ में कराऊंगी, लेकिन टूल्स एंड टेक्निक वाला टॉपिक मैंने शुरू कर दिया क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। इसके लिए मैं टूल एंड टेक्निक इन दो वीडियो में ही डालूंगी, तो इससे आपके सारे टॉपिक है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो टूल एंड टेक्निक जो टॉपिक है इसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। एक दिन में हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे तो सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। तो क्लास में हम करेंगे माइक्रोस्कोपी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पहले माइक्रोस्कोपी 3 थे, लेकिन अभी आपके 2 ही हैं, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो हम शुरू करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपी जो जनरल जो वर्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखें तो माइक्रोस्कोपी, तो प्रथम माइक्रोस्कोप है उसका निर्माण किया गया था 1590 में, जिसको किसने किया था? जैकेरियस जेनसन द्वारा माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है? जैकेरियस जेनसन द्वारा माना जाता है। लेकिन फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से किसे जाना जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाना जाता है, जिन्होंने 1632 से 1723 तक इस पर काम किया था। तो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी पूछे तो कौन जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है, और इन्होंने ही लाइट माइक्रोस्कोपी का भी निर्माण किया था। उन्होंने बैक्टीरिया में प्रोटोजोआ की स्टडी के लिए सबसे पहले सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। इन्होंने देखा था कि जो छोटी जीवी सेल्स हैं उनकी स्टडी के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, अब इसमें है कि जब हम माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं तो कुछ एक शब्द होते हैं जिनके आधार पर ही माइक्रोस्कोप है उसको डिफाइन किया जाता है। इसमें आता है सबसे पहले रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? ये रिजोल्यूशन पावर किसको कहते हैं? यानी जब किसी वस्तु या सैंपल के दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम कोणीय दूरी जहां वे माइक्रोस्कोप द्वारा अलग अलग देखे जाते हैं इमेज के रूप में, वो रिजोल्यूशन होती है, यानी वही उसकी रिजोल्यूशन पावर होती है। या फिर बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी जिसे रेखांकित किया जा सके या रेखित किया जा सके वह क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन पावर की कहलाती है। जिसमें देखें तो जैसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है उसके लिए रिजोल्यूशन अधिक होता है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है उसके लिए रिजोल्यूशन है वो कम होता है। यानी एक तरह से क्या है, जिसके आधार पर जैसे भी जब कोई चीज है, कोई छोटी सी चीज को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उससे लेकर उसके मध्य जहां से जब माइक्रोस्कोप की किरणों के द्वारा उसको इमेज को बड़ा करके दिखाया जाता है तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो उसकी रिजोल्यूशन होती है। उसके आधार पर हम कहते हैं कि इस माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर है वो इतनी होती है, विभेदन क्षमता इतनी होती है, जिससे वो अलग अलग हर ऑर्गेनेल्स को अलग अलग करके या हर पार्टिकल को अलग अलग करके हमको दिखाता है। तो जिसकी जितनी अधिक शॉर्टर वेवलेंथ होगी, यानी वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी रिजोल्यूशन पावर अधिक होगी, और लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो लो रिजोल्यूशन होता है। तो इसके आधार पर हम रिजोल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिजोल्यूशन बराबर 0.61 लैम्डा बटे NA। ये अभी आया है, इस बार हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है 2025 वाले एग्जाम में कि विभेदन क्षमता को डिफाइन कैसे करते हैं। तो रिजोल्यूशन जिसे D से या R से व्यक्त करते हैं 0.61 लैम्डा, यानी लैम्डा जिसे वेवलेंथ से बोलते हैं बटे में है NA। NA क्या होता है? NA होती है न्यूमेरिकल एपर्चर, संख्यात्मक द्वारक जिसको बोला जाता है, जिसका मान कितना होता है? N इंटू साइन थीटा होता है। इसका मान क्या होता है? न्यूमेरिकल एपर्चर का मान होता है N इंटू साइन थीटा होता है। तो N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, यानी जिस माध्यम पे काम कर रहा है, इमेज काम कर रही है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जो वायु, कांच, ऑयल कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली जहां तक है वस्तु व लेंस के मध्य वायु का माध्यम ही हम रखते हैं, क्योंकि जैसे किसी भी माइक्रोस्कोप के नीचे जब स्लाइड हम रखते हैं तो उसमें कौन सा माध्यम काम करता है? केवल वायु का माध्यम होता है, ना तो कोई उसमें कांच होता है, मतलब कोई स्पेशली होता नहीं है, ना तो कोई ऑयल होता है। तो नॉर्मली हम किसका माध्यम यूज करते हैं? वायु का। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? ध्यान रखना है, हमेशा 1 होता है। ये 2022 वाली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि देन साइन 90 का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वायु माध्यम है, अगर वायु माध्यम है तो न्यूमेरिकल एपर्चर का मान कितना हो जाता है? 1 होता है। ध्यान रखना, जब वायु का
अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। और अगर वायु माध्यम में आपसे पूछे तो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होगा, तो न्यूमेरिकल अपर्चर का मान 1 होता है। इसके अलावा इसमें देखें 0.6 मान कांस्टेंट होगा। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, जिसमें हम दो तरह की लाइट अधिकतर यूज करते हैं, व्हाइट लाइट और वायलेट लाइट। व्हाइट लाइट है जो कि 550 नैनोमीटर होती है, जिसकी वेवलेंथ, और वायलेट लाइट होती है उसकी 400 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। तो जब जितनी इसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी रिजोल्यूशन पावर अधिक होगी। तो हम माइक्रोस्कोप में हम कौन सी लाइट का यूज करते हैं, अधिकतर माइक्रोस्कोप में नॉर्मली वायलेट लाइट का यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हर बार इनसे क्वेश्चन 2022 और 2025 वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रोस्कोप की जो विवर्धन क्षमता है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, यानी जैसे जैसे रिजोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ अधिक होता है तो रिजोल्यूशन अधिक होता है, ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन पावर है वो कम होती है, ठीक है। दूसरा निर्भर करता है न्यूमेरिकल अपर्चर पर, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1/Na होता है, यानी विभेदन जो होता है, रिजोल्यूशन होती है वो न्यूमेरिकल अपर्चर के जो है अपोजिट होती है, बढ़ता है तो R का मान कम होता है। तो ये दोनों जो माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता है इन दोनों कारकों पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो वायु का अपवर्तनांक है, इसके अलावा कुछ और माध्यम भी हम यूज करते हैं, जैसे कांच है, तो कांच होता है, टर्पिन ऑयल होता है, इन दोनों का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, यानी इनका जो रिजोल्यूशन है वो अधिक होता है। क्योंकि जो टर्पिन ऑयल होता है वो ऑयल इमर्सन होता है, तो अधिकतर जो लाइट माइक्रोस्कोपी है, ध्यान रखना, लाइट माइक्रोस्कोपी में इमर्सन ऑयल का ही यूज किया जाता है। इसका अपवर्तनांक कितना हो गया, 1.5। और कौन सा है ये इमर्सन ऑयल, टर्पिन ऑयल है, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए इमर्सन ऑयल का यूज किया जाता है, क्योंकि जितनी जो अपवर्तनांक अधिक होगा उतनी ही रिजोल्यूशन पावर है वो अधिक होती है। तो इसमें मुख्य रूप से और कौन से ऑयल का यूज किया जाता है इमर्सन ऑयल में, पैराफिन ऑयल, सीडाराफोर्ड ऑयल का यूज किया जाता है। लिमिटेड रिजोल्यूशन में विजिबल लाइट लगभग 300 नैनोमीटर होती है, जबकि एयर में और 200 नैनोमीटर इमर्सन ऑयल में यूज की जाती है। तो मतलब रिजोल्यूशन की जो लिमिट होती है वो क्या होती है कि जो विजिबल लाइट होती है एयर में कितनी होती है, उसकी 300 नैनोमीटर होती है, जबकि जो इमर्सन ऑयल होती है उसमें 200 नैनोमीटर होती है। विभिन्न सूक्ष्मदर्शियों की विभेदन क्षमता, यानी अलग अलग जो माइक्रोस्कोप है उनकी विभेदन क्षमता अधिक होती है। इसमें जो नॉर्मली है सामान्य व्यवहार के रूप में जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसका मान कितना माना जाता है, 1.4। ये 2022 वाली एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सामान्य व्यवहार में न्यूमेरिकल अपर्चर का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 1.4 माना जाता है। तो इसमें अगर देखें तो इसके आधार पर विभिन्न सूक्ष्मदर्शियों की जो विभेदन क्षमता है वो अलग होती है। इसमें सबसे पहले बात करें ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई एक सरल नेत्र होते हैं जिनकी विभेदन क्षमता लगभग 0.0252 0.1 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर तक होती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 200 माइक्रोमीटर भी इसको हम बोल सकते हैं, यानी हम लगभग 1 मिनट में 0.17 डिग्री का कोण बनाते हैं। दूसरी बात करें लाइट माइक्रोस्कोपी, जिसकी रिजोल्यूशन पावर होती है 0.2 माइक्रोमीटर होती है, या 200 नैनोमीटर इसकी रिजोल्यूशन पावर होती है, जिसमें वायलेट लाइट में 170 नैनोमीटर और व्हाइट लाइट में 250 नैनोमीटर होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें जिसकी विभेदन क्षमता 0.25 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी जो विभेदन क्षमता है वो 1.0 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी इसकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, 0 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा यूज की जाती है वेवलेंथ वो 0.005 नैनोमीटर की यूज की जाती है, क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो दो प्रकार के हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें TEM और SEM के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी रिजोल्यूशन पावर 0.2 नैनोमीटर होती है, यानी हाईएस्ट रिजोल्विंग पावर होती है TEM, सबसे ज्यादा किसकी होती है रिजोल्विंग पावर, वो TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, 0.2 नैनोमीटर होती है, ठीक है। रिजोल्विंग पावर को भी हम बढ़ाया जा सकते हैं, 3 कारकों के द्वारा हम रिजोल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं, या तो हम 1/2 एंगुलर अपर्चर
थीटा यो अल्फा को बढ़ाकर, यानी हमारा जो एंगुलर है 1/2 एंगुलर अपर्चर, यानी जो कोणीय मान है इसका, कोणीय मान को बढ़ाकर हम उसकी रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपवर्तनांक को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने पता है कि जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ती है। तीसरा है शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट का यूज करके, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है उसकी रिजोल्यूशन पावर अधिक होती है और लॉन्ग वेवलेंथ होती है उसकी रिजोल्यूशन पावर है वो कम होती है। तो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट का यूज करके हम रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों जो कारक है, फैक्टर्स हैं, वो भी आपको याद करने हैं। ध्यान रखना, शॉर्टर जो वेवलेंथ है वो ब्लू लाइट में होती है और जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है। इसके लिए हम माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि इससे जो है रिजॉल्विंग पावर है वो अधिक होती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो छोटी वेवलेंथ होती है उसकी लंबी वेवलेंथ की तुलना में अधिक सटीक रूप से एक ही स्थान पर या सेंटर पर केंद्रित हो जाती है। इसके लिए शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट का यूज करते हैं, जिससे रिजॉल्विंग पावर अधिक होती है। अगर कारण भी पूछ ले तो इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोपी होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो 200 से 400 या 100 से 300 नैनोमीटर होती है, क्योंकि इनकी जो रिजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप से अधिक होती है। तो जैसे लैम्डा कम तो रिजोल्यूशन अधिक होता है, ध्यान रखना। तो इनकी रिजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप से अधिक होती है। तो रिजोल्यूशन पावर के आधार पर सबसे पहले आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर यूज होती है। इसके बाद अगला आता है अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप, जिसकी वेवलेंथ होती है 100 से 300 नैनोमीटर। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी विवर्धन क्षमता और भी अधिक होती है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो 1 से 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो कांच का जो अपवर्तनांक, एक और कुछ चीज बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट है, कांच का जो अपवर्तनांक 1.5 होता है। कांच का अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग में, वायलेट रंग में यानी सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। शब्द आता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन जिसको हम बोलते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइक्रोस्कोप की वह क्षमता जिसमें वस्तु के आकार को बिना बदले अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाया जाता है, यानी आवर्धित प्रतिबिंब का जो निर्माण किया जाता है वही उसकी मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्षमता कहलाती है। जिसमें मैग्निफिकेशन को हम कैसे व्यक्त करते हैं? साइज ऑफ रेटिनल इमेज विथ माइक्रोस्कोप, ठीक है, अपॉन साइज ऑफ रेटिनल इमेज विथ नॉर्मल आई। यानी जब किसी भी जो वस्तु है उसकी जो हम माइक्रोस्कोप से रेटिनल पर इमेज बनाते हैं, यानी हमें आंखों पे जो माइक्रोस्कोप की सहायता से जो इमेज बनाते हैं, अपॉन साइज ऑफ रेटिनल इमेज विथ नॉर्मल आई, और इसके बटे में जो नॉर्मल आई से हम रेटिनल इमेज बनाते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे मैग्निफिकेशन पावर आ जाती है, जब आवर्धन क्षमता आ जाती है। तो रेटिनल साइज विथ माइक्रोस्कोप से इसको बी से व्यक्त करते हैं, तो -b अपॉन साइज ऑफ रेटिनल इमेज विथ नॉर्मल आई, इसको हम u से व्यक्त करते हैं, तो -b अपॉन u से इसको व्यक्त करते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट से भी हम इसको लिख सकते हैं। यह है लेंस की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, इसके आधार पर जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बढ़ती जाती है। जैसे आई लेंस की मैग्निफिकेशन पावर 10 गुना है, यानी 10x है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी भी 10x है, तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी हो गई आपकी? टोटल 100x हो गई। हमारे आई लेंस की पावर 10x है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस में कम, जो माइक्रोस्कोपिक लेंस है उसकी पावर अगर 40x है, तो मैग्निफिकेशन कितना बड़ा दिखेगा, यानी इमेज कितनी बड़ी दिख सकेगी? हमें 400 गुना बड़ी दिखेगी। जैसे ही आई लेंस है 10x है, ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर 100x है, तो हमें मैग्निफिकेशन 1000 गुना दिखेगा, यानी 1000x इतना बड़ा हमें वो लेंस, वो इमेज है हमें दिखेगी। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन को कैसे व्यक्त करोगे आप? कि जो माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनती है, यानी इमेज हाइट बनती है, अपॉन इसको अगर हम ऑब्जेक्ट हाइट, यानी जो ओरिजिनल इमेज है जो हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं उससे हम डिवाइड कर दें, तो हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा कितना गुना मैग्निफिकेशन बन रहा है। अब है अगला है इल्यूमिनेशन सोर्स। इल्यूमिनेशन सोर्स है यानी किस तरह से लाइट है इसमें यूज की जाती है। तो विजुअल माइक्रोस्कोपी होते हैं, उनमें सनलाइट और बल्ब का यूज किया जाता है। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोपी होते हैं, जैसे उनमें फ्लूरोसेंस, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम लैंप, जीआर लैंप और जीनोनैक लैंप का यूज किया जाता है।
इसके बाद अगला आता है फिक्सेटिव एजेंट। फिक्सेटिव एजेंट क्या होते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म या टिश्यू है सेल को लंबे समय के लिए प्रिजर्वेटिव या स्टोरेज करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसे फिक्सेटिव एजेंट कहा जाता है, जिसमें ऑटोलाइसिस या टिश्यू प्यूरिफिकेशन को रोका जा सके, यानी ऑटोमेटिक जो सेल्स नष्ट होती रहती हैं, ऑर्गेनेल्स नष्ट होते हैं और या टिश्यू नष्ट होते हैं, उनको बचाने के लिए जो एजेंट यूज किया जाता है उसे फिक्सेटिव एजेंट कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से किस किस का यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड 10%, ग्लूटरेल्डिहाइड का यूज किया जाता है, उसमें टेट्रा ऑक्साइड का यूज किया जाता है, ग्लाइऑक्सेल का यूज किया जाता है, पिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। तो ये दोनों एक्सेसिव एजेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूटरेल्डिहाइड है वो एक फिक्सेटिव एजेंट है, और उसमें टेट्रा ऑक्साइड वाला क्वेश्चन है वो इस बार आया हुआ है। तो ये दोनों फिक्सेटिव एजेंट है, उनको याद रखना है आपको। सेक्शनिंग क्या होती है कि जो टिश्यू या जो सेल है उसकी जो थिन स्लाइड है वो कट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे हम सेक्शनिंग कहते हैं, जैसे माइक्रोट्रॉन, अल्ट्रा माइक्रोट्रॉन, इनका यूज किया जाता है। आता है स्टैनिंग। नेचुरल सेल जो होती है उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं पाया जाता है, यानी जब सेल को हम देखेंगे तो उसको हमें डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट डाई या केमिकल से उनको स्टैंड किया जाता है, उनके जो ऑर्गेनेल्स को अलग अलग देखा जाता है। ये डाई या केमिकल लाइट एब्जॉर्ब करके कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, जिससे स्पेसिमेन की स्टडी की जाती है। अलग अलग तरह की जो है हमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो दिखाई देते हैं, तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनेल्स के लिए अलग अलग डाई का हम यूज करते हैं, उसे ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैनिंग कहते हैं। हेमेटोजाइलिन बेसिक एमिनो एसिड जैसे लाइसिन, आर्जिनिन के साथ बाइंड करने के लिए हेमेटोजाइलिन का यूज किया जाता है। इयोसिन होता है वो एसिडिक मॉलिक्यूल के साथ यूज किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से इसे डीएनए, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट आदि के साथ इयोसिन को यूज किया जाता है। इसके अलावा बेसिक डाई के रूप में बेसिक फ्यूचेसिन, क्रिस्टल वायलेट, मेलेकाइट ग्रीन, मेथिलाइन ब्लू, सैफरनिन का यूज किया जाता है, जो कि पॉजिटिव स्टैंड के रूप में काम करते हैं। यानी मुख्य रूप से ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स है, उनको डाई करने में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है कि बेंजीडिन डाई है वो हीम ग्रुप रखने वाले जो प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड के स्टैंड में यूज किया जाता है। इसके अलावा फिचेसिन है वो डीएनए के साथ बाइंड होती है, मतलब ये डाई के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी डाई को किसके साथ यूज किया जाता है, इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एक और डाई है, एसिडिक डाई है, जैसे एसिडिक, फिचेसिन, इयोसिन, रोज बेंगाल है, वो नेगेटिव स्टैंड के रूप में काम करती है, जिससे क्रोमेटोफोर में यूज की जाती है। बेसिक फ्यूचेसिन डाई है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन स्टैनिंग में यूज की जाती है। एसिटोसरेमाइन डाई है वो क्रोमोसोम, डीएनए स्टैनिंग में यूज की जाती है, यानी माइटोटिक स्टेज स्टडी में यूज की जाती है। जिएस्मा डाई है वो डीएनए स्टैनिंग में यूज की जाती है, कैरियोटाइप तैयार करने में इसका यूज किया जाता है। क्रिस्टल वायलेट को मुख्य रूप से क्रोमेटिन फाइबर स्टैनिंग में यूज किया जाता है। फ्यूकिजन स्टैंड को टिश्यू या सेल में डीएनए को देखने में यूज किया जाता है, जिससे हमें मैग्नेटा कलर प्राप्त होता है। मेथिनिन ब्लू है उसे न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, पैक्टिन सब्सटेंस होते हैं, उनमें यूज किया जाता है, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे पॉलीफॉस्फेट, डीएनए, आरएनए, इनके साथ इसको बाइंड किया जा सकता है। सैफरनिन है मुख्य रूप से एल्गल या प्लांट सेल को स्टैनिंग करने में यूज किया जाता है। लिग्निफाइड वॉल्स ऑफ सेल में यूज किया जाता है, या ग्राम स्टैनिंग में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा सेरेमिन है वो एसिड डाई है, जो कि न्यूक्लिक एसिड व क्रोमोसोम को स्टेन करने में यूज किया जाता है, जिसमें पिंक कलर दिखाई देता है। लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू है वो फंजाई, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू केवल फंजाई को एग्जामिन करने में यूज किया जाता है। फास्ट ग्रीन है वो ग्रीन डाई है, प्लांट टिश्यू स्टैनिंग में इसका यूज किया जाता है। यानी फास्ट ग्रीन को मुख्य रूप से प्लांट टिश्यू जैसे सेलुलोज, साइटोप्लाज्म, कोलेजन, म्यूकस ग्रीन, इन सबको स्टैनिंग करने में यूज किया जाता है। इसके वाला ध्यान रखना, सैफरनिन और जो फास्ट ग्रीन है मुख्यतः प्लांट सेल है उसको स्टैनिंग करने में यूज की जाती है, और सारी डाई मुख्य रूप से एनिमल सेल्स के लिए यूज की जाती है, लेकिन ये दोनों डाई प्लांट सेल के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप है, उसमें भी जो डाई यूज की जाती है उनमें जैसे हिमेटोजाइलिन है, इयोसिन है, सैफरनिन है, मिथाइलिन ग्रीन ब्लू है, न्यूट्रल रेड है, फास्ट ग्रीन और कॉटन ब्लू है वो यूज की जाती है। तो ये हमने देख लिया है। इसमें साथ साथ क्या है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि लाइट माइक्रोस्कोप में भी इस तरह से इसकी क्षमता है। थोड़ा सा और डिटेल में लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में अभी पढ़ाने वाली हूँ। और इसके अलावा इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप तो हमेशा क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो मैंने आपको बताया, जिसमें रेजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन, डाइज है, फिक्सेटिव एजेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आगे हम देखें तो इसमें अगला आता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसकी खोज है मैक्नॉल व अर्नस्ट रस्का ने की थी 1931 में। 1986 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो इसकी विभेदन क्षमता है 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। इसमें जो है लघु वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ का यूज किया जाता है, जिसमें 0.05 एंगस्ट्रॉम व हाई रेजोल्यूशन पावर वाले इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस और हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इसमें यूज किया जाता है। यानी इसमें कोई लाइट का यूज नहीं किया जाता, इसमें अब किसका यूज किया जाता है, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग होती है, फिर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा होकर और इमेज बनाते हैं, जिसमें हाई वोल्ट या 50,000 वोल्ट की करंट का यूज किया जाता है। साथ में इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको इलेक्ट्रॉन का कार्य को मुक्त करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए कौन से धातु का यूज किया जाता है, टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया जाता है, जिसमें इल्यूमिनेशन सोर्स के रूप में ये काम करता है इलेक्ट्रॉन बीम। इसमें इल्यूमिनेशन सोर्स कौन होता है, इलेक्ट्रॉन बीम है, जिसका यूज किया जाता है मोस्टली टंगस्टन हैलोजन बल्ब का इसमें यूज किया जाता है। स्टैनिंग के रूप में देखें तो स्टैनिंग के रूप में लेड हाइड्रोक्साइड, लेड एसीटेट, यूरेनाइल एसीटेट का मोस्टली यूज किया जाता है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड के फास्फोरेट ग्रुप के साथ बाइंड होते हैं। माउंटिंग के रूप में इसमें मेटल डिस्क पर गोल्ड या कॉपर का यूज किया जाता है, जो कि एक हैवी मेटल है, उनका यूज किया जाता है, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो टिश्यू की डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिससे टिश्यू का कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ जाता है। इसके लिए इसमें मेटल का यूज किया जाता है, जिसमें गोल्ड या कॉपर का यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और मेटल का भी यूज करते हैं, गोल्ड है, फेरेटिन है, प्लेटिनम है, लेड है, यूरेनियम सॉफ्ट का यूज किए जाते हैं। TEM में मोस्टली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को स्टैनिंग एजेंट या फिक्सेटिव एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन इस बार आया था 2025 में कि TEM में कौन सा स्टैनिंग एजेंट या फिक्सेटिव एजेंट यूज किया जाता है, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसमें डिहाइड्रेशन के लिए पॉलीफिनाइल ऑक्साइड द्वारा इथाइल अल्कोहल की सांद्रता को बढ़ाकर इसको डिहाइड्रेट किया जाता है, किसको, ऑर्गेनेल्स को। इमिटिंग के लिए इसमें इपॉक्सी रेजिन, ड्यूरोकोपेन और एरेलाइट का यूज किया जाता है। तो ये तो कुछ जो भी मुख्य रूप से एजेंट इसमें यूज किए जाते हैं या फिर जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में हमने देख लिया। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें जो है स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक कैथोड होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, जो कि एक टंगस्टन फिलामेंट होता है। फिर इसमें कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कि कैथोड में जो कंडेंसर लेंस है उसके मध्य में होती है कैथोड रे ट्यूब, जो कि इलेक्ट्रॉन का पुंज इसमें से गुजरता है। तीसरा होता है इसमें कंडेंसर लेंस, जो कि मैग्नेटिक कॉइल का यूज किया जाता है कंडेंसर लेंस के रूप में इसमें, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम है उसको ऑब्जेक्ट पर केंद्रित करने का कार्य करती है। इसके अलावा इसमें फिर एक ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक कॉइल को ही ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में इसमें यूज किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट का पहला आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है ऑक्यूलर या प्रोजेक्टर लेंस होता है, जिसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल का यूज किया जाता है, जिसमें पहले से निर्मित इमेज को और अधिक मैग्नीफाई करके देखा जाता है। फिर लास्ट में से एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जो कि फ्लूरोसेंट स्क्रीन भी इसको बोला जाता है, जिससे वस्तु की इमेज का निर्माण इस प्लेट के ऊपर होता है। यानी इसमें 3 तरह के लेंस होते हैं, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव और ऑक्यूलर प्रोजेक्टर लेंस होते हैं। फिर लास्ट में इसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जिसके ऊपर इमेज बनती है। तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। अब इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो 2 टाइप के होते हैं, TEM और SEM। TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। SEM होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जिनके बारे में हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी रिजोल्यूशन पावर बहुत अधिक होती है। सबसे अधिक इस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। इसमें स्पेसिमेन की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की जाती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन से ट्रांसमिटेड होता है और इससे जो मिनिमम पोर्शन है वो इसका एब्जॉर्ब होता है और अधिकांश भाग है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो कुछ पोर्शन है स्पेसिमेन में प्रेजेंट एटम के द्वारा स्कैटर्ड भी किया जाता है। यानी जो ये 3 प्रकार की इसकी इलेक्ट्रॉन बीम 3 प्रकार से काम करती है। इसका कुछ भाग है वो एब्जॉर्ब होता है, अधिकांश भाग इसका ट्रांसमिटेड हो जाता है और कुछ भाग है
वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो स्पेसिमेन के अंदर जो एटॉम्स होते हैं उनके द्वारा इसको स्कैटर्ड किया जाता है, जिससे जो प्रकीर्णन है वो हो जाता है। और जो स्कैटर्ड होता है या प्रकीर्णन होता है वो किस कारण से होता है? परमाणु की संख्या व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आया हुआ 2022 में कि टी में जो स्कैटर्ड है वो किस कारण से होता है, तो वो परमाणु की संख्या व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये तो है किस तरह से ये वर्क करता है। इसके अलावा इसमें जो एयर सील्ड वैक्यूम का यूज की एयर सील्ड जो वैक्यूम होते हैं उनका यूज किया जाता है। स्पेसिमेन को इसमें हैवी मेटल यूरेनियम में लेड के सॉल्यूशन में इमर्ज किया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में वो टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। इसमें ऑब्जेक्ट के स्टैंड सेक्शन का यूज किया जाता है, यानी बहुत पतले सेक्शन का यूज किया जाता है। दो चीज ध्यान रखना, एक तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टैंड जो सेक्शन है उसको यानी कलरफुल सेक्शन का यूज किया जाता है, और एक बहुत पतले सेक्शन का यूज किया जाता है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इसमें बनती है। कैसी बनती है? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती है। इसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो चमकीले व गहरे पैटर्न पर बनती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्षेत्र है अधिक होने पर ब्राइट पैटर्न बनता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्षेत्र जहाँ पे कम होता है वहां पे डार्क पैटर्न बनता है, यानी हाईली मैग्नीफाइड इमेज का निर्माण इसमें होता है। ध्यान रखना, तीन चीज ध्यान रखना, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां ब्राइट पैटर्न बनता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहां डार्क पैटर्न बनता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको लगभग 2 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके ये दिखाता है, यानी कितना बड़ा दिखता है एक ऑब्जेक्ट? 2 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके ये देखा जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से, इलेक्ट्रॉन गन, कंडेंसर सिस्टम जो इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है, और इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। तो ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन व डिजिटल कैमरा इसमें होता है इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम के रूप में, ठीक है। और इसमें अल्ट्रा थिन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, लगभग 100 से 150 नैनोमीटर वाली जो इतनी पतली स्ट्रैंड का इसमें यूज किया जाता है। अब इसके यूज देख लेते हैं मुख्य रूप से क्या क्या यूज है इसके। तो ये स्पेसिमेन की 2D स्ट्रक्चर या स्टडी है, 2D इमेज बनाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है टीएम से कौन सी इमेज बनती है। तो स्पेसिमेन की 2D स्ट्रक्चर ये स्टडी या 2D इमेज बनाता है। वेरी थिन स्लाइस की स्टडी की जाती है। स्पेसिमेन या सेल्स की इंटरनल स्टडी इसमें की जा सकती है। सेक्शन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेल्स की पोजीशन शेप की स्टडी से की जा सकती है। कलरलेस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इसमें बनती है। इमेज की फोटोग्राफी में रिकॉर्डिंग की जा सकती है। हाई मैग्नीफाइड शार्प इमेज डेवलप होती है। वेरी स्मॉल स्पेसिमेन की भी स्टडी से की जा सकती है। तो ये कुछ यूज है जिनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। और यही फैक्ट है जिन्हें हमको पढ़ना चाहिए। जैविक व भौतिक क्षेत्र दोनों में नैनो साइंस के लिए आवश्यक उपकरण है। नैनोमीटर में परमाणु रेजोल्यूशन की असाधारण किस्म की जानकारी लौटाने में सक्षम है। ये परमाणु के बारे में बताता है कि वे किस प्रकार के परमाणु है, सेल्स में कहाँ स्थित है, किस प्रकार से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसके अलावा फर्स्ट टीएम है, उसका मैक्स नॉल व अर्नेस्ट रस्क द्वारा अध्ययन किया गया था। 1986 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। टीएम है वो उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें 10 से 50 मिलियन गुना आवर्धन क्षमता करके ये दिखाता है। इसका यूज आणविक व सेलुलर स्ट्रक्चर की जांच करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कैंसर अनुसंधान, पदार्थ विज्ञान, बायोलॉजी, प्रदूषण, अर्धचालक अनुसंधान में भी इसका यूज किया जाता है। कम आवर्धन पर टीएम की छवि का जो कॉन्ट्रास्ट है, ध्यान रखना, कम आवर्धन पर टीईएम छवि का जो कॉन्ट्रास्ट है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के अवशोषण, पदार्थ की मोटाई और संरचना के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं इस तरह से फैक्ट स्टेटमेंट के रूप में। तो कम आवर्धन पर टीएम छवि का कॉन्ट्रास्ट पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के अवशोषण, पदार्थ की मोटाई और संरचना के कारण होता है। कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट स्कैटरिंग द्वारा प्राप्त होता है। हमें कॉन्ट्रास्ट कैसे प्राप्त होता है? और इसका ऑब्जेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट स्कैटरिंग द्वारा प्राप्त होता है, यानी जो डिग्री ऑफ स्कैटरिंग का कार्य है इलेक्ट्रॉन पथ में पड़े हुए परमाणुओं की संख्या व द्रव्यमान से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो डिग्री ऑफ स्कैटरिंग है वो लगभग 180 डिग्री इसमें होता है, और इसका जो प्रिंसिपल है इस पर काम करता है ये ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन का यूज करना है। जो सैंपल से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उनको कलेक्ट करना है, ये इस प्रिंसिपल पे भी काम करता है। रिजोल्यूशन पावर ऑफ टीएम देखें तो 0.2 नैनोमीटर होती है, जो कि 1000 टाइम्स ग्रेटर देन ए लाइट माइक्रोस्कोप। एंड लाइट माइक्रोस्कोप से कितना 1000 टाइम्स अधिक
बड़ा करके दिखाता है, यानी 5 लाख टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई से कितनी बड़ी दिखाता है, 5 लाख टाइम्स ग्रेटर देन रिजोल्यूशन पावर इसकी होती है। तो अगला माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं हम SEM माइक्रोस्कोप या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें स्पेसिमेन की सरफेस की स्टडी की जाती है। उसमें TEM में इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, जबकि इसमें स्पेसिमेन की सरफेस की स्टडी की जाती है। यानी मुख्य रूप से इसमें ठोस पदार्थ है उसकी सतहों का अध्ययन किया जाता है, जिसे इमेज है लगभग 2 मिलियन गुना बड़ा दिखती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो महीन पेंसिल है उसका यूज किया जाता है, जिसे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर डाला जाता है, वह सरफेस की स्कैनिंग की जाती है। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं वो वस्तु की सतह से मुक्त होते हैं, उन्हें कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद ऊपर वस्तु की पुनः इमेज बनाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो विभेदन क्षमता होती है 5 नैनोमीटर से 10 एंगस्ट्रॉम तक से कम होती है, यानी जो TEM से काफी कम होती है। यानी सबसे ज्यादा विभेदन क्षमता TEM की होती है, SEM की उससे कम होती है। तो इसमें ध्यान रखना 2-3 बात, एक तो इसकी है कि इसमें सरफेस की स्टडी की जाती है, मुख्य रूप से ठोस पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, दूसरे उनकी महीन पेंसिल का यूज किया जाता है, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनसे इमेज बनाई जाती है। इसमें सैंपल को फिक्स ड्राइड व हैवी मेटल की लेयर की कोटिंग की जाती है, यानी जो सैंपल होता है उसकी कोटिंग की जाती है, इससे गोल्ड या मिक्स ऑफ गोल्ड और पैलेडियम जो मेटल होता है उसके द्वारा इसकी कोटिंग की जाती है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसे 3D इमेज तैयार की जाती है। ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है TEM है उससे 2D इमेज तैयार करते हैं, लेकिन इसमें 3D इमेज तैयार की जाती है। इसमें जो स्पेसिमेन होता है वो डिफरेंट पार्ट से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट अमाउंट इसमें जनरेट करते हैं, जिससे स्पेसिमेन के डिफरेंट एरिया की इमेज बनती है। इसमें स्पेसिमेन के जिस एरिया से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा जनरेट होती है वही एरिया चमकीला दिखाई देता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जिस एरिया से ज्यादा निकलते हैं उस एरिया में ही वह चमकीला दिखाई देता है। इसमें जो रिजॉल्विंग पावर है वो कम होती है। इसमें स्पेसिमेन की जो मोटाई है अधिक व मेटल से कोटेड रहता है। SEM जो होता है मुख्य रूप से सिरेमिक धातु, मिश्र धातु, अर्धचालक, जैविक सैंपल उनकी स्टडी के लिए यूज किया जाता है। और पहला SEM मार्फेट वॉन ऑर्डन द्वारा 1937 में बनाया गया था। ये ध्यान रखना कि जो पहला SEM किसके द्वारा बनाया गया था, मार्फेट वॉन ऑर्डन द्वारा 1937 में बनाया गया था। इसके अलावा जो SEM है उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। इलेक्ट्रॉन की परस्पर क्रिया पर संकेत उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा को लागू करने के सिद्धांत पर यह काम करता है। कौन से सिद्धांत पर काम करता है, गतिज ऊर्जा को लागू करने के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन और विवर्तित इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के रूप में काम करते हैं, और इन 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के अंतर को करने में जो सक्षम होता है वो कौन होता है, डिटेक्टर होता है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार से काम करते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन, विवर्तित इलेक्ट्रॉन के रूप में। और ये 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन को अंतर करने में सक्षम कौन है, डिटेक्टर होता है, जो किसका कार्य है, वोल्टेज की गति नमूने के घनत्व पर अत्यधिक निर्भर करता है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो 140 kV के वोल्टेज पर थर्मल हीट द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करता है, जिसमें मुख्य रूप से टंगस्टन फिलामेंट या लेथिनम हेक्सोएथराइड व फील्ड एमिशन गन का यूज किया जाता है। किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में। लेंस की बात करें, लेंस है इसमें कंडेंसर लेंस यूज किया जाता है, जिसमें विद्युत चुंबकीय कॉइल का यूज किया जाता है, जो कि स्पॉट साइज का निर्माण करती है, जो 10 नैनोमीटर से भी कम होती है। स्कैनिंग कॉइल का यूज किया जाता है, जिसमें नमूने की सतह पर किरण को विक्षेपित करने के लिए स्कैनिंग कॉइल का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके जो पार्ट है, डिटेक्टर, डिस्प्ले डिवाइस, बिजली आपूर्ति और वैक्यूम सिस्टम इसमें होते हैं। इसका जो यूज किया जाता है मुख्य रूप से औद्योगिक उपयोग में, नैनोविज्ञान अध्ययन में, जैव चिकित्सा और माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक घटकों के विश्लेषण में जो आकार में बहुत छोटे होते हैं उनके अध्ययन में भी यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक घटक कौन से होते हैं, जैसे चंद्रमा से जैसे मिट्टी लाए थे तो उसका अध्ययन करेंगे तो उसके लिए इसका यूज किया जाएगा। आप आकाश गंगा या ब्रह्मांड में किसी भी पिंड वगैरह का अध्ययन करते हैं तो वो सब कॉस्मेटिक घटक होते हैं जिनका अध्ययन में SEM का यूज किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की तंतु की स्ट्रक्चर की स्टडी में इसका अध्ययन किया जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त तत्वों की स्थलाकृति का अध्ययन करने में, मुख्य रूप से पुरातात्विक स्थलों व खंडरों की जानकारी देने में भी इसका यूज किया जाता है। SEM है जो कि 5 मिनट में डेटा प्राप्त करना आसान होता है, जिसमें ठोस वस्तुओं की सतहों का सीधे अध्ययन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से,
ठोस वस्तुओं की सतहों का सीधे अध्ययन करने के लिए डिजाइन करने वाला माइक्रोस्कोप कौन सा है? वो SEM होता है, जो इलेक्ट्रॉन की जांच के रूप में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा के केंद्रित इलेक्ट्रॉन की एक किरण का यूज करता है। इसमें ऑब्जेक्ट पर स्कैन किया जाता है और जो SEM है उससे कई जो छवियां या इमेज बनती है उसमें निम्न जानकारी हमें प्रदान होती है। तल रूप की, संगठन की, आकृति विज्ञान की मिलती है। इसके अलावा इसका जैविक विज्ञान में भी यूज किया जाता है, जीवाणुओं की पहचान में, टीकों का परीक्षण, आनुवंशिकी में, फॉरेंसिक विज्ञान में इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है। इसके अलावा भूविज्ञान में यानी मिट्टी व चट्टान के नमूनों की स्ट्रक्चरगत विभिन्नताओं की पहचान करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा SEM और TEM में क्या डिफरेंस है और दोनों का कहाँ पे यूज किया जाता है। अब बात करें कि दोनों में जो एजेंट है, फिक्सेटिव एजेंट कौन सा यूज किया जाता है, डाई कौन सी यूज की जाती है। तो फिक्सेटिव एजेंट के रूप में दोनों में फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा प्राइमरी फिक्सेटिव की बात करें तो उसमें ग्लूटाल्डिहाइड का यूज किया जाता है जो कि बाइंड टू प्रोटीन होता है, और सेकेंडरी फिक्सेटिव की बात करें तो इसमें ओसियम टेट्राऑक्साइड का यूज किया जाता है जो बाइंड टू लिपिड के लिए यूज होता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के फिक्सेशन के लिए भी ओसियम टेट्राऑक्साइड का यूज किया जाता है और मोस्टली जो TEM है उसमें ओसियम टेट्राऑक्साइड का ही यूज किया जाता है। तो फिक्सेटिव एजेंट है उसको आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें स्टैंडिंग डाई की तो इसमें स्टैंडिंग डाई 2 टाइप की होती है, कैटोनिक या बेसिक डाई का यूज किया जाता है और एनियोनिक या एसिडिक डाई का इसमें यूज किया जाता है, जिसमें क्रिस्टल वायलेट, मेथिलीन ब्लू, सैफरन, मेलेसिथिन ग्रीन आदि का नेगेटिव चार्ज ग्रुप के साथ रिएक्ट करने के लिए इस डाई का यूज किया जाता है, जबकि जो एनियोनिक एसिडिक डाई के रूप में ईओसिन, एसिड, फिकेसिन आदि का यूज किया जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा TEM में पॉजिटिव स्टैंड मोस्टली यूज किया जाता है जिसमें यूरेनिल एसीटेट व लेड एसिट्रेट का यूज किया जाता है। ध्यान रखना TEM में कौन सा पॉजिटिव स्टैंड मोस्टली यूज किया जाता है जिसमें यूरेनिल एसीटेट और लेड एसिट्रेट का यूज किया जाता है। तो ये भी एक कुछ इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव स्टैंड के लिए इसमें हैवी मेटल्स का यूज किया जाता है जिसमें आप यूरेनियम, टंगस्टन या यूरेनिल एसीटाइट और फॉस्फोटाइगस्ट्रिक एसिड का यूज कर सकते हो। हिमेटोजाइलिन है उसका बेसिक एमिनो एसिड, लाइसिन, अर्जिनिन ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, उसमें यूज किया जाता है। STEM ये है SEM प्लस TEM के जो उपकरण है दोनों को मिलाकर एक नया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाया गया जिसका नाम है STEM, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो स्कैनिंग उपकरणों को TEM के साथ जोड़ा गया है। इसका यूज बहुत मोटे खंडों का अध्ययन बिना किसी रंगीन विपथन सीमा के किया जा सकता है और छवि के कॉन्ट्रास्ट व चमक को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें SEM, TEM के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। इसके बाद अगला है तो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप और उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।